नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। कुछ क्वेश्चंस आए थे और ये क्वेश्चन आंसर वीडियो होगा, क्योंकि मुझे लगा एक वीडियो बनाना ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है अनुरव दास जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ द बैन ऑन लार्ज एफडीआई विल अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी? It will save Indian companies from foreign takeover. That is well explained. But wouldn't it also affect our economy and slow it down? तो सबसे पहले थैंक यू अनुराव दास जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं लगाया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर नेबरिंग कंट्रीज कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को बता के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया है। और नेबरिंग कंट्रीज में बता दूं, नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ऑल दोज कंट्रीज हु शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। और श्रीलंका को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, फिर भी श्रीलंका को शामिल किया गया है क्योंकि वो एकदम नेबर है, वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर। तो ये सारे कंट्रीज के कंपनीज या एंटिटी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट, इवन कोई इंडिविजुअल भी इन देशों का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। और ये बेसिकली टारगेट किया गया है चाइना के तरफ से। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर में। ये बेसिकली कोशिश यहाँ पे चाइना के तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसी को रोकने के लिए या उसी को मॉनिटर करने के लिए ये रूल बनाया गया है। क्योंकि एकमात्र सिर्फ चाइना में ही इतना कैपेसिटी है इस दौरान, इस कोविड-19 या कोरोना वायरस के पैनिक के दौरान, कि वो चाइना बड़ा एफडीआई इन्वेस्टमेंट करे। मैं कोई कंट्री को छोटा नहीं कहना चाहता, हर एक कंट्री अपने में बड़ा होता है। हालांकि चाइना कुछ ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है हमारे बाकी नेबरिंग कंट्रीज से। चाइना का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो एकमात्र ये चाइना के पास ही कैपेबिलिटी है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाए। प्लस इस दौरान चाइना का ये प्लानिंग शायद पहले से ही था। हम लोग नहीं कह सकते, अभी तक कोई प्रूफ थ्योरी नहीं निकला, मगर जिस तरीके से बहुत सारे थ्योरी निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से क्या बोलते हैं, चाइना के गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हर जगह हर फिगर्स को मैनिपुलेट किया है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि चाइना का ये प्लान थ्योरी है। और चाइना ने जानबूझ के ये वायरस के चलते पैनिक बढ़ाया, अपने फिगर्स को, नंबर्स को, डेथ रेट को कम दिखाया ताकि दूसरे देश की इकोनॉमी बिगड़ जाए और चाइना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे बैन नहीं हुआ। और नेक्स्ट बात जो करते हैं कि चाइना एक्चुअली में कितना इन्वेस्टमेंट करती थी इंडियन इकोनॉमी में, उस हिसाब से हम पता कर पाएंगे। हाँ, इस एफडीआई रूल के बाद चाइना के तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आता था वो कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एकदम बंद हो जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि अब गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी हर इन्वेस्टमेंट को। और चाइना ने बहुत चालाकी से ये इन्वेस्टमेंट किया। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने देखा कि चाइना ने कोई बल्क डील नहीं किया। बल्क डील उसे कहते हैं जो डील में जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट में, उसका 0.5% का जो शेयर होता है, उस शेयर को एक बार में अगर कोई कंपनी खरीदे तो वो मार्केट में उसी दिन निकल आता है। उसको एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो अगर चाइना एक बार में बल्क डील खरीदती तो ये उसी दिन निकल आता, लोगों को उसी दिन पता लग जाता कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना ने बहुत चालाकी से थोड़ा करके ये हाउसिंग डेवलपमेंट यानी एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में धीरे करके इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना को अच्छे से पता था कि 31 मार्च के बाद जब एक क्वार्टर खत्म हुआ, उसके बाद हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर का लिस्ट निकालती है और स्पेशली उन शेयर होल्डर का लिस्ट निकालती है जिनका स्टेक 1% से ज्यादा है। तो उस दिन गवर्नमेंट को भी पता लग गया कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अपना स्टेक बढ़ाया है। अब बात करते हैं चाइना का इन्वेस्टमेंट कितना आता था। अगर चाइना के इन्वेस्टमेंट कम भी हो जाए तो हम लोग को कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए मैं चला गया एफडीआई के वेब पेज में। ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। और मैंने इस वेबसाइट में जाके कुछ एफडीआई स्टैटिस्टिक्स निकाला। अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर का मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाला। और उस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर में इतना करोड़ का
इक्विटी इनफ्लो हुआ, मतलब इतना करोड़ रुपए का एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर में 22,000 करोड़, 20,000 करोड़, और दिसंबर में 33,000 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया है। अभी ये जनवरी से लेके मार्च का फिगर अभी तक आया ही नहीं है, तो यही मेरे पास लेटेस्ट फिगर था। और मैं यहाँ से कोशिश करूंगा आपको ये दिखाने का कि चाइना कितना इन्वेस्टमेंट करती थी हमारी इकोनॉमी में। तो जो टॉप कंपनीज है, टॉप 10, सॉरी नॉट कंपनीज, जो टॉप 10 कंट्रीज है, अगर आप वो टॉप 10 कंट्रीज में देखेंगे तो यहाँ पे मॉरिशियस है, सिंगापुर है, जापान है, नेदरलैंड्स है, यूएसए, यूके, जर्मनी, साइप्रस, फ्रांस, यूएई। यहाँ पे टॉप 10 में चाइना का कोई नाम नहीं आता, यहाँ चाइना नहीं है, तो हम लोग को उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं चाइना एक्चुअली में कितना करती थी। तो थोड़ा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रीज जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, और यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना 18वें नंबर पे आती है। चाइना का इन्वेस्टमेंट एफडीआई में 18वें नंबर पे आती है। उन्होंने पिछले बार 14,000 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि कोई बड़ा फिगर नहीं है हमारे एफडीआई इनफ्लोज में। 0.51%, 0.51% का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये कोई बड़ा फिगर नहीं है। और बाकी नेबरिंग कंट्रीज का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रिसर्च किया, पाकिस्तान का मुझे कोई फिगर नहीं मिल रहा। मैं बाकी देश का देख लेता हूँ। यहाँ बांग्लादेश, उसने 0.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। श्रीलंका, श्रीलंका ने 551 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप जाएंगे म्यांमार, म्यांमार ने 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और कंट्रीज में भूटान, हानिरा और नेपाल का भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 करोड़ का है। तो मेन गवर्नमेंट को भी पता है गवर्नमेंट ने किसको टारगेट किया है। गवर्नमेंट ने मेन टारगेट कोशिश किया है चाइना का जो कंपनी टेक ओवर, या सस्ते में चाइना ने जो एक स्कीम खोला था कि पहले दुनिया में पैनिक फैलाओ, मार्केट गिराओ, और उसके बाद बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो, और ताकि बाद में इसको फायदे में बेच पाए, उसको रोक लगाने के लिए ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। मैं सपोर्ट करता हूँ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। और जैसा कि आपने देखा, ऑपोजिशन ने, गवर्नमेंट के हर एक इंसान ने इसको सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा किया है। भले ही उनका अगर मान भी ले कि उनका इन्फ्लो ना भी आए, तो अब हमारी इकोनॉमी को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 0.51% है इन्फ्लोज का, तो उतना कुछ हम लोग को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है हमारे देश के लिए। इतना तो एटलीस्ट हमारा देश सह ही सकता है। जब हम लोग इतना कुछ सह रहे हैं तो इतना और सह लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा है माधव नायक जी ने। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया। तो इनका कहना है, ये पूछ रहे, हेलो सर, प्लीज एडवाइस पुट और कॉल at what level we have to enter and time frame for Indus Bank with target, so that we can do trading smoothly with stop loss only out or call. Hope you will put daily basis. You will put daily basis. ठीक है, तो इनका सवाल है रिगार्डिंग इंडसइंड बैंक के बारे में। ये कॉल ऑप्शन के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए माधव जी, अगर मैं आपको अपना सजेशन दूँ, पर्सनल सजेशन दूँ, तो अभी फिलहाल ऑप्शन से दूर रहिए इस बैंक को लेकर। क्योंकि ये बैंक अभी आप ज़्यादातर देखेंगे कि लोग इस बैंक का बहुत पुट खरीद रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, कॉल खरीद रहे हैं, और इनको लगता है कि यहाँ पर अच्छा पैसा निकल जाएगा। मगर सबसे पहले माधव जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑप्शंस में पैसा असली बनता है वो है ऑप्शन राइटिंग करके। अब ऑप्शन राइटिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑप्शन राइटिंग यानी ऑप्शन सेलिंग करके। एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो कोई वो बेच रहा है, यानी प्रीमियम जो आप किसी को दे रहे हैं वो कोई प्रीमियम ले भी रहा है, तो उसे जो इंसान प्रीमियम लेता है उसे कहते हैं ऑप्शन राइटर। तो असली पैसा वहीं पे बनता है ऑप्शन बाइंग में। मैक्सिमम टाइम और पैसा डूब जाता है। ऑप्शन बाइंग बहुत सिंपल दिखता है, इसलिए लोग करते हैं, स्पेशली ये रिटेल इन्वेस्टर्स इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं ऑप्शन बाइंग से, और वो ऑप्शन खरीदते हैं, और जिसके बाद वो फंस जाते हैं। मैंने एक इंटरनेट से एक जगह से निकाला है एक
एक रिस्क एंड ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर का रिस्क और रिवॉर्ड वाला सिस्टम। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि रिस्क जो है ऑप्शन बायर का, बायर ऑफ एन ऑप्शन हैज लिमिटेड रिस्क, तो उसके पास लिमिटेड रिस्क है, उसके पास बस अगर खोएगा भी तो वो सिर्फ अपना प्रीमियम खोएगा, राइट। मगर ऑप्शन जो राइटर है उसके पास रिस्क अनलिमिटेड है, ठीक है, उसका रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है जो ऑप्शन बेच रहा है। रिवॉर्ड ऑप्शन बायर हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट, अगर आपकी तरह बाजी आपके तरफ पलटी तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, मगर ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होता है, जितना उसने प्रीमियम लिया है आपसे उतना ही उसको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ऑप्शन बायर हैज हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, तो उसका हाई रिवॉर्ड है जितना वो रिस्क उठा रहा है। मान लीजिए आपने 10 रुपये का प्रीमियम खरीदा तो आपका रिस्क है 10 रुपया, अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो आप अनलिमिटेड हो सकता है। मगर ऑप्शन राइटर का बहुत कम है, ये टोटली उल्टा है, हैज लो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, मतलब वो जितना रिस्क उठा रहा है रिवॉर्ड उसको उससे कम ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, अब ये यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन बायर मेकिंग मनी इज 33%, यानी 33% चांस है कि आप पैसा बनाएंगे, और ऑप्शन राइटर का चांस 67% है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 67%, यानी अगर ऑप्शन आप बेचते हैं तो वहाँ पे 67% चांस है कि आपका पैसा बनेगा। ये बहुत बड़ा चीज है और इसी के चलते लोग ऑप्शन बेचते हैं। स्पेशली मैंने देखा है ये ऑप्शन राइटर बहुत जो नए नए जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, जिनको हम लोग बिग बुल कहते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो लोग ये ऑप्शन राइटिंग करते हैं, यहाँ पे वो लोग अच्छा पैसा बनाते हैं ऑप्शन बेच के। हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च रहना पड़ता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, तब ऑप्शन राइटिंग कीजिए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ऑप्शन राइटर, ऑप्शन बायर हैज राइट, ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा, ये बोलकर लाभ नहीं है। मार्जिन भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लेना, ये सब चीज पढ़ लेना, आपको शायद पता ही होगा कि कितना मार्जिन लगेगा। मगर उससे भी बड़ा फैक्टर अगर आप देखेंगे टाइम डिके, जो ये टाइम डिके है वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है, यानी ऑप्शन जिसने खरीदा है उसके हमेशा उसके अगेंस्ट में काम करता है, जितना टाइम निकलता जाता है उतना वो होता है। तो आप कभी कभार देखेंगे कि समझ लीजिए आपने जो स्टॉक का प्राइस है वो आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा उसके तरफ बढ़ भी रहा है, मगर फिर भी आपका ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। ये इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि टाइम के चलते, टाइम जितना खत्म होता जाएगा, समय का जितना खपत होगा उतना आपका लॉस के तरफ बदलेगा, और ये जो ऑप्शन सेल करता है उसके फेवर के तरफ बढ़ता है। तो ये दो बड़े कारण हैं ऑप्शन इसलिए लोग बेचते हैं, और ऑप्शन बेचना में बहुत मैं कहूँगा बहुत एनालिसिस रहता है, बहुत रिस्की भी है और बहुत एनालिसिस रहता है, मगर असली पैसा वहाँ बढ़ता है। ऑप्शन जो लोग खरीदते हैं वो लोग एक्चुअली मैं कहूँगा या तो वो लोग बहुत अच्छे उन्होंने एनालिसिस करके रखा है, बहुत अच्छा उनका जो गणित है, जो उनका कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा है। और या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो लोग सोचते हैं, आपने जरूर देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया है ऑप्शन खरीद के, फ्यूचर ऑप्शन जो स्पेशली ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा पैसा लगाओ बहुत पैसा निकल जाता है, तो वो लोग अट्रैक्ट होके लगाते हैं, मगर एक्चुअली आपका पैसा कमा के जाता है जो लोग ऑप्शन बेचते हैं। और ये ऑप्शन बेचना मार्केट के बहुत बड़े बड़े प्लेयर करते हैं, वो लोग ऑप्शन बेचते हैं और वहां से वो लोग पैसा निकाल के जाते हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अभी से ऑप्शन राइटिंग शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट है रिगार्डिंग इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक के बारे में मैं कहूंगा कि इंडसइंड बैंक से अभी फिलहाल बच के रहिए, क्योंकि इसका लेवल कभी भी कहीं किसी भी तरफ जा सकता है। अभी आपको पता है एक बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन होने वाला है, तो ये कभी भी आज ये लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो कभी गिर के कोई भी लेवल पे चला जाएगा। सेम चीज अगर आपने ख्याल किया होगा, सेम चीज स्टार्ट हुआ था यस बैंक के साथ। यस बैंक एक बार जब गिरा तो अचानक से ये स्टॉक बहुत ट्रेंडिंग हो गया, हर जगह लोग ये स्टॉक के बारे में बात करने लगे। फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन में तो स्पेशली लोग दबा के वो कर रहे थे, बहुत लोगों ने पैसा कमाया, बहुत लोगों ने गवाया भी, मगर मैं कहूँगा इस स्टॉक से दूर रहिए। मैंने एक थोड़ा सा डिटेल्स में जाके मैंने एक एनालिसिस निकाला और आपको पता लगेगा किस तरीके से इस इंडसइंड बैंक अभी ट्रेंडिंग है, और लोगों का एक नेचर है कि वो ट्रेंडिंग के पीछे ज्यादा भागते हैं। जो मार्केट में आप जिससे जो सुन रहे हैं आप उसके पीछे ज्यादा भागेंगे, ये नेचर है।
तो इससे थोड़ा सा बच कर रहिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। मैंने एक रिपोर्ट निकाला, एक एनालिसिस निकाला, मैं गया एनएससी के वेबसाइट पे और मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा निकाला। आप भी जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फिर भी खुद जाके चेक कीजिए। एनएससी में जाइए, ये पेज में जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पे मैंने इंडसइंड बैंक का जो ऑप्शन है उसका फ्यूचर रिपोर्ट निकाला है, सॉरी नॉट फ्यूचर, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इसका पास्ट रिपोर्ट निकाला है। और ये पास्ट रिपोर्ट में मैंने जो देखा है किस तरीके से ये स्टॉक ट्रेंडिंग आ गया है वो दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जाते हैं, ये वाला है नवंबर का। तो नवंबर का मैंने निकाला, नवंबर स्टॉक का, नवंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट था ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का, उसका मैंने सबका निकाला और मैंने फिल्टर करके मैंने ओपन इंटरेस्ट में देखा। तो सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट है 3,16,000 नवंबर के, नवंबर में, पूरा नवंबर में सबसे हाईएस्ट अगर ओपन इंटरेस्ट कोई एक दिन में आया है वो रहा है, वो है 6 नवंबर को, जो कि 31,000, सॉरी 3,16,000 था, ये कॉल ऑप्शन का था। सेम अगर आप जाएंगे, ये वाला है दिसंबर महीने का, इसका भी लगभग वही था। इस दौरान ये स्टॉक ट्रेंडिंग नहीं था, इसका अंडरलाइंग वैल्यू देखिए 1400 1500। तो इस दौरान दिसंबर में भी अगर सबसे हाईएस्ट कोई एक दिन रहा है वो है 19 दिसंबर को, जो था 3,10,800। मगर कुछ पीछे जाइए, ये मैंने रिपोर्ट निकाला है मार्च का। मार्च में आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, ये चला गया, डबल हो गया है, 6,12,000। यानी ज्यादा लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझिए, लोग जब अट्रैक्ट होते हैं, ट्रेंडिंग हो जाता है तो लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, और इसी दौरान जो मार्केट के बड़े प्लेयर है वो लोग पैसा बनाते हैं। यानी वो लोग यहाँ पे ऑप्शन सेल करते हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ खरीदते हैं और वो लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर देखिए मार्च में 6 लाख आपको ये लगातार 6 लाख 5 लाख लगातार, मैंने ये शॉर्ट किया है ताकि हाईएस्ट ज्यादा दिखाए, तो लगातार आपको ये 3 लाख के लेवल से पूरा ऊपर ही है। सिमिलरली अगर आप आएंगे अप्रैल के लेवल में, अप्रैल का लेवल तो और ऊपर चला गया, आप देखिए 7 लाख, 410 का जब प्राइस आया तब 7 लाख। यानी लोग यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, यानी लोग ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट हो चुके हैं। और यही वो पल है जब आपको मार्केट, ये स्पेशली ऑप्शन से थोड़ा बच के रहना चाहिए, और मेरा सजेशन रहेगा कि आप इससे दूरी रहिए। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर किया है। मेरी माने तो थोड़ा इंडसइंड बैंक से थोड़ा बचकर रहिए, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग है, और जब कोई चीज ट्रेंडिंग आता है तो यानी कुछ तो घपला है, तभी तो ये ट्रेंडिंग हो रहा है। तो इससे थोड़ा बच के रहिए। अभी ये कोई भी लेवल में जा सकता है, आज इस लेवल में ट्रेड करे तो कल उस लेवल में चला गया और आपका पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा दूर रहिए, और आप कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ के वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, उससे ज्यादा पैसा बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए, और मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।